मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज हम एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहा किया करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये आपको 10th की बायोलॉजी में और 12th की बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है और इसके साथ साथ आपके लिए जीके में भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो होने वाली संतान हुआ करती है वो किस प्रकार पुत्र हुआ करती है और किस प्रकार पुत्रियां हुआ करती है। इस लेक्चर में आज हम ये जान जाएंगे कि कब संतान का पुत्र होता है और कब संतान पुत्री हुआ करती है। और अंत में जाते जाते इस लेक्चर में आपको ये भी बता जाएंगे कि इस पूरे समाज में पुत्र और पुत्रियों को जन्म देने का जिम्मेदार माता नहीं हुआ करती है, वो पिता हुआ करता है। जो कि हमारे समाज में पुत्र और पुत्रियों की अगर किसी के भी यहाँ होती हैं, ज्यादा पुत्रियां जन्म ले रही हैं, तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार हमारा समाज जो हुआ करता है वो महिला वर्ग को दिया करता है, जो कि एकदम गलत है। तो इस लेक्चर को आप आखिरी तक देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ आज जरूर सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात ये किया करते हैं कि लिंग निर्धारण क्या हुआ करता है या सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहा करते हैं। लिंग का मतलब यही हुआ करता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति में क्या हुआ करता है, यह पता लगता है कि लिंग का निर्धारण होता है कि पुत्र होगा कि पुत्रियां हुआ करती हैं, उसी को हम लोग लिंग निर्धारण कहा किया करते हैं। और मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, इसका जो सबसे फेमस सिद्धांत दिया गया था वो आपके मैकलंग ने दिया था। मैकलंग जान लीजिए, बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, आपको बता दे रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। मनुष्य में सबसे पहली चीज आपको हम बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण का सिद्धांत, ये जो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, लिंग निर्धारण का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? 1902 में किसने दिया था भैया? मैकलंग। कौन से वैज्ञानिक? के नाम याद रखिएगा, नाम भूलिएगा नहीं। मैकलंग ने दिया था। किसने दिया? मैकलंग ने दिया। मैकलंग ने यह बताया था कि मनुष्य में जो हुआ करता है, वो जो लिंग निर्धारण हुआ करता है वो गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अब गुणसूत्र क्या हुआ करता है, आप लोग छोटी चीजें जानते भी होंगे। मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो हुआ करता है किसी भी जीवधारी के अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं, जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम किया करते हैं। केंद्रक के अंदर ये होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र के बाद डीएनए, डीएनए से जीन, जीन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से आपका अनुवांशिक कूट। ये सब चीजें आपको मिलती है पढ़ने के लिए, अगर जेनेटिक की सही जानकारी होती है तब। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का सिद्धांत 1902 में किसने दिया? मैकलंग ने दिया था, जिसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिएगा, जिसके अनुसार मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण जो हुआ करता है ये क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स पर क्या हुआ करता है? निर्भर करता है। और जब बताइए आप हमको, एकदम सीधी सीधी सी बात आप ये बताइए कि जब तक 1902 के पहले क्या लोगों को कुछ जानकारी थी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूं कि उसके पहले लोग क्या किया करते थे, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, अमावस्या की रात है, पूर्णिमा की रात है, कुछ लोग कहते हैं अमावस्या की रात है तो उजाले वाली रात नहीं है, तो आप जान लीजिए काली वाली रात है तो पुत्र पैदा होगा, उजाले वाली रात में संतान जन्म में पुत्रियां होंगी, चंद्रमा इस स्थिति में पुत्र होगा, इस स्थिति में हाथ। ये सब धार्मिक परंपराएं थी, लेकिन ये सब धार्मिक परंपराएं कुछ चीजों को प्रूव नहीं कर पाती है। लेकिन जो वैज्ञानिक है उसने प्रूव किया कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अब गुणसूत्र क्या हुआ करते मैंने बता दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए था कि मनुष्य में कितने 46 या क्या हुआ करते हैं 23 जोड़ी, ये चीज आपको मालूम है, 23 जोड़ी क्या हुआ करते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये बताया कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण की क्रिया होती है वो क्रोमोसोम्स पर निर्भर करती है, अतः इसे एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? लिंग निर्धारण का कैसा? गुणसूत्रीय सिद्धांत। मैकलंग की इस थ्योरी को एक नाम से और जानते हैं, किसके नाम से? लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना किया करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि मैं आपके एक एक सेकंड की कीमत रखता हूं, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत किया करिए, ये चीज आप ध्यान दिया करो। उसके बाद फिर आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए
कि मनुष्य में उन्होंने ये बताया कि गुणसूत्र जो ये 46 है, 23 जोड़ी है, ये दो प्रकार की होती है। अब जो ये हुआ करते हैं वो ये क्या बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र के प्रकार बताया उन्होंने कि दो प्रकार के हुआ करते हैं भैया। पहला जो गुणसूत्र होता है उसको उन्होंने बताया कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं उसको, ऑटोसोम्स या अलिंग गुणसूत्र। क्या कहा करते हैं इसको, अलिंग गुणसूत्र। इस लेक्चर को मैंने एक बार अपलोड भी किया था, लेकिन सही तरीके से वहां पे प्रॉब्लम आई थी, इसलिए लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। तो ये ऑटोसोम्स या फिर क्या हुआ, अलिंग गुणसूत्र, या इसको एक नाम से और जानते हैं, वो क्या नाम है इसका, कायिक गुणसूत्र। पहला उन्होंने बताया। और जो दूसरा होता है वो आपका हुआ करता है हेट्रोसोम्स, उसको हम लोग कहा किया करते हैं। क्या कहा किया करते हैं कुछ लोग, हेट्रोसोम्स, या उसको हम लोग कहते हैं एलिलोसोम्स। पहले एक एक बात को समझिए, एलिलोसोम्स या इसी को हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। अब जो ये 23 हैं या आपके जो ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो हुआ करते हैं, ये आपके कैसे हुआ करते हैं, ये आपके दो प्रकार के हुआ करते हैं। अब दो प्रकार के कौन होते हैं, इसके लिए गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देखा गया, और जब गुणसूत्र का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाता है उसकी पूरी आरेख देखा गया, उसको आप लोग कैरियोटाइप के नाम से जानते हो। और वो जब देखा गया पूरा जोड़ी जो गुणसूत्र थे, तो वो देखा गया जैसे ये पहला जोड़ी हो गया, फिर ये दूसरा जोड़ी हो गया, फिर तीसरा जोड़ी हो गया, ऐसे आपका मान लीजिए यहाँ पे चौथा जोड़ी हो गया। ऐसे आपके कितने जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी होते हैं। तो उसमें ये देखा गया कि मेल और फीमेल में जो हुआ करते हैं शुरू के 22 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। और ये जो हुआ करते हैं अलिंग, मतलब क्या होता है कि ये लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं, और ये केवल दैहिक लक्षणों का निर्धारण किया करते हैं। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, ऑटोसोम्स या अलिंग गुणसूत्र कहा गया। लेकिन जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र हुआ करता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, और वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स गुणसूत्र, दूसरा होता है वाई गुणसूत्र, और वही क्या कहलाते हैं, एलिलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जो कि इसमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में क्या किया करते हैं, हेल्प किया करते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब आगे आपको क्या करना है, इसके बाद नंबर 1 लिखना है। अब इतनी चीज तो हो गई आपकी, अब आगे आइए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पूरी बात एकदम समझते चलेंगे तब पूरी बात एकदम कंफर्म होगी। अब सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे, जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, तो नंबर 1 क्या हो गया आपका, अलिंग गुणसूत्र। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें इसमें हैं, ये केवल ध्यान देंगे दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये जो हुआ करते हैं दैहिक लक्षणों का क्या करते हैं, दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। और जो 22 जोड़ी या कितने 44 की संख्या में होते हैं, ये बात एकदम समझ लीजिएगा। ये जो हुआ करते हैं केवल दैहिक लक्षण, दैहिक मतलब कि जो शारीरिक संगठन होता है इसको दैहिक के अंदर कह सकते हो, लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और जो 22 जोड़ी या 44 की संख्या में होते हैं। फिर आगे चीज ये बताया जाता है कि यह लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होती है। ये भी चीज ध्यान दीजिए, लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं। They are not help into the sex determination, नहीं होते हैं। इतनी चीज समझिए, मैंने बताया कि मैकलन ने ये बताया कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो गुणसूत्र पर निर्भर करती है, और मनुष्य में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलिंग गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। अलिंग का मतलब होता है जो लिंग निर्धारण में सहायक नहीं हो, और ये 22 जोड़े 46 होते हैं जो, और एक चीज ये भी बताया है, ये किसमें मेल व फीमेल, मादा और नर जिसको कहते हो, में क्या हुआ करते हैं, ये बिल्कुल समान होते हैं भैया, एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए जान लीजिएगा कि ये लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होती, इसलिए इनको अलिंग गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र भी कह सकते हो। लेकिन अगली चीज जो बताया जाता है ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो आपका है वो है एलिलोसोम्स। एलिलोसोम्स
या इसी को हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स जान लीजिएगा। अब जो ये एलिनोसोम्स हैं, ये लिंग गुणसूत्र है। सबसे पहली चीज मेरी बात सुनिए, सबसे पहली चीज ये लिंग में निर्धारण में सहायक होते हैं। यही ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि जो होने वाली संतान होगी वो पुत्री होगी कि क्या हुआ करती है, पुत्र होती है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो हुआ करते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक यक्ष गुणसूत्र होता है और दूसरा कौन सा होता है, वाई गुणसूत्र होता है। तो थोड़ी बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या बताया जाता है, यह लिंग निर्धारण में यही सहायक होते हैं, जान लीजिएगा। लिंग निर्धारण में क्या हुआ करते हैं, सहायक होते हैं। जो एक्स, ऐसा अच्छा बनाइएगा, कभी ऐसा नहीं बनाइएगा, नोट कर लीजिएगा। एक्स एवं वाई प्रकार के होते हैं, जो एक्स एवं क्या हुआ करते हैं, वाई प्रकार के होते हैं। अब ये चीज तो मैंने बता दिया कि 22 जोड़ी या 44 दोनों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि गुणसूत्र, अब जो बना रहे हैं आरेख इसका 44 हो गया, ये तो सेम ही रहेगा दोनों में 44 प्लस, और फिर क्या होता है एक्स वाई, मतलब 44 ये 45 और ये फिर 46 हो गया ना आपका। ये यदि गुणसूत्र 44 प्लस एक्स वाई होते हैं तो वह क्या हुआ करता है, मेल। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो वह क्या हुआ करता है, गुणसूत्र जो हुआ करता है मेल के लक्षण। अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिलेगा तो मेल का मतलब पुरुष या पुत्र, ये चीज याद रखिएगा। 44 है और फिर एक्स प्लस वाई, तो मेल के लक्षण तथा, आप बोलिए 44 दोनों में सिमिलर है प्लस, और फिर यक्स होता है। अगर 44 प्लस यक्स आपके क्या हुआ करते हैं, गुणसूत्र हो, तो किसके लक्षण को शो करता है बताइए, ये फीमेल लक्षण या फीमेल के लक्षण को व्यक्त करता है या स्पष्ट करता है। कहने का एकदम सीधा सीधा सा है कि भाई बता दिया था कि दोनों में 44 सेम होते हैं, लेकिन जो 45वां हुआ करता है इसमें भी एक्स होता है, इसमें भी एक्स होता है, लेकिन जो आपका 46 हो जाएगा वो इसमें एक्स होता है और इसमें क्या हो जाता है, वाई। और यही जो होता है वो लिंग निर्धारण में सहायक होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, एलिनोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है। अगर पुरुष है तो उसके पास 44 प्लस एक्स वाई होता है, अगर कोई महिला है तो उसके पास 44 प्लस एक्स होता है। लेकिन ये जो 44 है, ये 44 दोनों में सेम है। और इसमें यही जो आपका 45 आपका होता है, 45 जो होता है वो एक्स वाई होता है, तो वो पुरुष वर्ग हो जाता है, और अगर इसमें महिला का होता है तो एक्स हो जाता है। यही इतना चीज याद रखिएगा। अब मैं इसकी क्या कर दे रहा हूँ, क्रिया विधि बता दे रहा हूँ। अब मेरी बात को पूरी एकदम विधिवत तरीके से समझेंगे तो आपको एकदम ये चीजें एकदम बेसिक हैं, एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ रही हैं, तो आप लोग जरूर एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब इसकी मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, मैकेनिज्म कैसे होगी इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रिया विधि ध्यान दें। अब जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि जो लिंग निर्धारण हुआ करता है उसमें माता और पिता के गुणसूत्र मिलते हैं, तभी जो होती है वो संतान का निर्माण होता है। और किसी भी संतान के निर्माण में जो हुआ करता है 50% माता का योगदान होता है और 50% पिता का योगदान होता है। तो आप जैसे देखिए, ये कोई मदर है, माता, और ये कोई क्या है, पिता। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जो मदर हुआ करती है, जब इनमें क्या होता है, आपकी प्यूबर्टी आ किया करती है, तो उसके दौरान इनमें क्या हुआ करता है, एक सेल बनती है। और एक सेल तभी बनती है कि जब उसमें क्या हुआ करता है, अब जैसे अब इनमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स बताइए पहले मुझे, 44 प्लस एक्स होंगे और इनमें क्या होंगे 44 प्लस एक्स वाई। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है। तो अब इनमें क्या होगा, जब इनमें क्या बनती है, एक सेल क्या बनती है, इनमें एक सेल, या जिसको आप लोग अंडाणु कहा करते हैं, ये एक गैमेट सेल होती है। और जब इनमें एक सेल बनती है तो यहाँ पे एक डिवीजन होता है, उसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये 11th की बायोलॉजी में, जिसमें लक्षण आधे हो जाते हैं।
नहीं तो आप सोचिए कि अगर ऐसे मिल जाता तो 44 इनका, और फिर तो क्रोमोसोम्स हर पीढ़ी में बदलता चला जाता और पूरी इस मानव की जो आपका एक संतुलन है, जो मनुष्य की एक निश्चित जीनेटिक आपकी आबादी है, वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए सब युद्धारियों में जब लैंगिक कोशिकाएं आती है तो उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब देखिए क्या होगा जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये 44 जो होता है ये 22 और इसके साथ एक यक्स आ जाता है, तो 22 प्लस यक्स, और यहाँ पे भी हो जाता है 22 प्लस यक्स। अब यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, आप लोग आप पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ पे जो ये बन रही है, ये कौन सी सेल बनती है, एक्स सेल। और इसमें जो एक्स सेल जो बने हैं, ये युग्मक बने हैं, वो दोनों युग्मक सेम है। देखिए 22 प्लस एक्स, मतलब जो एक्स बनेगा उसमें 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स गुणसूत्र रहेगा। और इसमें जो दोनों युग्मक हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए फीमेल को कहा जाता है समयुग्मकी। क्या कहा जाता है, समयुग्मकी, मतलब जिसमें दोनों युग्मक सेम होते हैं। यही कारण होता है कि कुछ अनुवांशिक रोग इनमें प्रकट नहीं होते हैं, वो केवल वाहक का ज्यादा करके ये कार्य किया करती हैं। जब अभी अनुवांशिक रोग के बारे में बात की जाएगी तो वहां समझ में आएगा। इतनी चीज समझ में आई। इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स बन गए। और ऐसे इसमें भी होगा, इनमें भी गैमेट सेल बनेगी, और इनमें जो गैमेट सेल बनती है उसको हम लोग स्पर्म या कहते हैं शुक्राणु कहा करते हैं। ये भी वैसे हो जाएगा 22 प्लस एक्स, इसका एक ले लिया। लेकिन अगला जो बनेगा वो 22 प्लस क्या हो जाएगा, वाई। और ये जो हुआ करते हैं ये कौन से हैं, आपके स्पर्म हुआ करते हैं, इसको शुक्राणु कहा करते हो। और यहाँ पे भी कौन सा डिवीजन हुआ भैया, अर्धसूत्री विभाजन। इतनी चीज समझ में आई। एक मदर है, ये जब मैच्योर होती है तो इसमें क्या होता है, मेयोसिस होती है, एक सेल में ओवरी से अंडे निकलते हैं, जान लीजिएगा। ये सब आपके रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। और फिर इसमें दो प्रकार की गैमेट्स बनती है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। और फिर इसमें भी वैसे होगा, ये भी मैच्योर होते हैं, जिसमें स्पर्म बनता है। स्पर्म जो हुआ करता है किसी भी पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। और एक्स जो हुआ करती है ये महिला के शरीर में जान लीजिए पाई जाती है। तो आपको फिर बता दिया अब क्या होगा, जब इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो स्पर्म क्या किया जाता है, ये फीमेल के क्या किया जाता है, आपके कह सकते हो कि ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाए जाते हैं। तो यदि जान लीजिएगा ये स्पर्म का क्या ओवम जो हुआ 22 प्लस एक्स, और ये इनका मतलब कहने का मतलब यदि माता का यक्ष गुणसूत्र पिता के यक्ष गुणसूत्र से जुड़ता है तो जो अब 22 कितना हो गया, ये 44 और प्लस यक्ष यक्ष, और इस तरीके से जो ये होने वाली संतान हुआ करती है वो आपकी क्या हुआ करती है, पुत्री, क्योंकि ये फीमेल के लक्षण है। इसी प्रकार फिर से अगर आप देखना चाहते हो और एक आध बार कर दीजिए, तो आप देखिए यदि इनका यक्ष गुणसूत्र इनके वाई जुड़ जा रहा है, यहाँ पे भी हो जाएगा 44 और प्लस यक्ष वाई। अब देखिए यहाँ पे संतान होने वाली जो है वो क्या है, पुत्र है। अगर आप ऐसे फिर इसको आप करोगे तो यहाँ पे फिर 44 और प्लस यक्ष यक्ष, और यहाँ पे भी कौन संतान होने की, ये पुत्री है। और फिर इसको आप लेकर के यहाँ आओगे तो ये 44 और प्लस यक्ष वाई, और ये जो होने वाली संतान होती है ये कौन सी है, पुत्र है। कहने का मतलब मैकेनिज्म में सीधा सीधा से आपको समझा दिया गया कि यदि माता का यक्ष गुणसूत्र पिता के यक्ष गुणसूत्र से जुड़ता है तो होने वाली संतान पुत्री होती है। और अगर आपको ध्यान दीजिएगा माता का यक्ष गुणसूत्र पिता के वाई गुणसूत्र से, क्योंकि माता के पास यक्ष वाई, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो संतान का निर्धारण हो रहा है इनमें दोनों सेम है। कहाँ बेचारे जिम्मेदार है बताइए, चाहे जो भी होगा इनमें दोनों सेम है, लेकिन जिम्मेदार कौन है असल में, पिता, क्योंकि इसके पास दो अलग अलग गुणसूत्र है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो संतान को जो पुत्र होगी या पुत्री होगी इसका सही जो जिम्मेदार होता है पिता होता है। इसीलिए देखिए जो वंशावली है वो पिता के नाम से ही चलती है। तो इस चीज को आप लोग आज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि समाज में पुत्र, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, समाज में पुत्र और पुत्री होने का जिम्मेदार कौन होता है, माता नहीं होती पिता होती है, तो आप समझाइए इसको। तो आप समझा सकते हो इसी ग्राफ से कि हम देखते हैं कि माता में जो आपके अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो गुणसूत्र बनते हैं वो इसको नर में वो दोनों सेम होती है, मतलब इनमें समयुग्मकी होती है, ये एकदम छोटा कह लिया, और ये विषम युग्मकी होती है, अर्थात दोनों युग्मक से बनी इसमें अलग अलग होते हैं। इसीलिए पुत्र और पुत्रियों के असल जिम्मेदार कौन होता है, पिता होता है। तो यहां से आप एक चीज देख लिए होंगे अच्छी तरीके से कि ये पुत्री और फिर ये पुत्र, फिर पुत्री, फिर पुत्र,
यहां से अगर आप जो लोग रेशियो देख रहे हो, इसका मतलब जो समाज में 50-50% का मामला है। 50% पुत्र होना चाहिए, 50% पुत्रियां होनी चाहिए, मतलब महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए था। लेकिन आपको थोड़ा चीज बता देना कि थोड़ा वाई गुणसूत्र ज्यादा मोटाइल होता है, मतलब गतिशील होता है, इसीलिए थोड़ा जाकर के ज्यादा जल्दी से फ्यूज हो जाता है, इसीलिए ज्यादा अंतर तो आता नहीं है। 100 अगर पुत्रियां होती हैं तो बदले में क्या हो जाता है, 103 क्या हो जाते हैं, पुत्र हो जाते हैं। मतलब पुत्र और पुत्रियों होने का जो जिम्मे मतलब रेशियो होता है वो 100:1 to 3 होता है, 103। मतलब 100 अगर पुत्रियां होती तो बदले में थोड़ा सा ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा हट जाता है। तो ये चीज आपको आज समझ में आ गई होगी और यहां से पूरे एकदम पूरा फैक्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से समाज में क्या होता है, पुत्र और पुत्रियां होने की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया टोटली किस पर डिपेंड करती है, गुणसूत्र पर निर्भर किया करती है। और ऐसे फिर आपको और कुछ जुधारी हम भी बताएंगे। तो ये चीज आपको कैसा लगा, कैसा हमारा प्रयास रहा, एकदम विधिवत तरीके से आपको 2 मिनट एकदम सीधा बता देता हूं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का सिद्धांत मैकलंग ने दिया। मैकलंग ने बताया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया जो होती है गुणसूत्र पर निर्भर करती है और गुणसूत्र 23 जोड़ी या 46 हुआ करते हैं। गुणसूत्र 2 प्रकार के हुआ करते हैं, एक अलिंग गुणसूत्र होता है, दूसरा लिंग गुणसूत्र होता है। अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं 22 जोड़ी या 44 होते हैं, ये दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और ये लिंग निर्धारण में सहायक नहीं हुआ करते हैं। ये और मेल और फीमेल में दोनों में सेम होते हैं लिंग गुणसूत्र, ये जो हुआ करते हैं लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं। और ये 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, यक्स और वाई होते हैं। यदि गुणसूत्र 44 प्लस यक्स यक्स होता है तो वो फीमेल के लक्षण को बताता है और यदि गुणसूत्र यक्स वाई होता है तो मेल के लक्षण को बताता है। और फिर क्रिया विधि में बताया कि ये यहाँ पे क्या होता है, माता है, इसमें 44 प्लस यक्स यक्स गुणसूत्र है, इसमें 44 प्लस यक्स वाई है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और सूत्री विभाजन के बाद इसमें 2 प्रकार की एकदम सेम युग्मक बनते हैं, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, इसमें 22 प्लस एक्स वाई और 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। और इसमें देखो अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग विषम युग्मकी कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। अब जब निषेचन की क्रिया होती है तो यदि माता का क्या हुआ करता है, ये जो 22 प्लस एक्स गुणसूत्र जो होता है पिता के 22 प्लस एक्स से जुड़ता है तो होने वाली संतान पुत्री होती है। और अगर यदि माता का 22 प्लस एक्स पिता के 22 प्लस वाई से जुड़ता है तो होने वाली संतान क्या हुआ करती है, पुत्र हुआ करती है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए फिर गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी, इसीलिए इसमें क्या हुआ करता है, आसूत्री विभाजन होता है। तो हमारा प्रयास कैसा लगा, आप सब लोग बढ़िया तरीके से इसे देखें, अच्छी तरीके से पढ़ें और आप लोगों के लिए ये प्रयास हमेशा करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा कर्तव्य है, ये हम आपको बताएंगे जरूर। तब तक आप लोग मस्त रहो, खुश रहो।